वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। पिछले 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं हुई। खैर संडे को तो ऑफ ही रहती है, लेकिन उससे पहले भी क्लास आपकी नहीं हुई थी। तो उसके पीछे का कारण ये था कि इंटरव्यू इस समय चल रहा है यूपी पीसीएस का, और उसके मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे थे हमारे स्टडी आईक्यू परिवार के द्वारा। तो उसमें थोड़ी मेरी व्यस्तता थी, इस वजह से क्लासेस नहीं हुई। लेकिन अब से रोज़ाना रेगुलर बेसिस पर जैसे आपकी क्लास चलती थी वैसे आपकी क्लास चलेगी। तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए। जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं करी हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि ये 20 मिनट शो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरी की पूरी पॉलिटी का पोस्टमार्टम कर देगा ये, अगर आप देखेंगे तो। अब तक अगर देखा जाए तो 40+ क्लासेज हो चुकी हैं, और एक क्लास में मैं 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूँ, ऐसी बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, रेलिवेंट हैं, ज़रूरी हैं। इन 40 बातों के द्वारा आपकी प्रैक्टिस होती है। थ्योरी क्लासेस के दौरान जो बातें आपने पढ़ी हैं लेकिन रिवीजन के अभाव में भूल गए हैं, वो एक बार फिर से आप याद कर पाते हैं। मेरे भाइयों, मेरा उद्देश्य यही है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना और आपको इस विषय में पारंगत बनाना। यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, आरओ की तैयारी करते हैं, वीओ की तैयारी करते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। मेरी जिम्मेदारी है कि प्रश्नों के माध्यम से आपको सब कुछ सिखाना, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस शो को हिट करना, अपने दोस्तों के मध्य से शेयर करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है, समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये है। पहला लिखा हुआ है कि संविधान के भाग 3 में समान नागरिक संहिता को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। यानी पार्ट 3 में इसे फंडामेंटल राइट बताया गया है, मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट है, संविधान लागू होने की तारीख से ही देश में समान नागरिक संहिता लागू हुई। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड तब से लागू है जब से कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में एग्जीक्यूट हुआ। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी समान नागरिक संहिता की बात हो रही है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का अर्थ ये होता है कि नागरिक मामलों में, नागरिक मामले यानी जर जोरू जमीन वाले मामले, नागरिक मामले यानी सिविल के मामले, ठीक है, सिविल के मामलों में, जर जोरू जमीन के मामलों में यानी सिविल के मामलों में सबके लिए एक जैसा कानून, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जनजाति का हो। अभी भी आप देखते हैं कि हमारे भारत देश में पर्सनल लॉ चलते हैं, जैसे कि इस्लामिक कानून, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो मेरे भाइयों, सबके लिए एक जैसा कानून की एक्सपेक्टेशन की गई है आर्टिकल 44 में। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 44 में इस बात की अपेक्षा की गई है कि राज्य समान नागरिक संहिता को स्थापित करे। लेकिन आर्टिकल 40 डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप जानते हैं कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल नहीं है, यानी किसी भी न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल नहीं है, यानी न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है। इन्हें कोर्ट जाके आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, न्यायालय में आप इनके लिए दावा नहीं कर सकते हैं समान नागरिक संहिता के लिए। हाँ, गोवा में ये पहले से लागू था, और एक राज्य है आपका उत्तराखंड, जिसने अभी कुछ दिन पहले समान नागरिक संहिता को स्थापित किया। सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है। सवाल आपका कह रहा है कि भाग 3 में समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकार घोषित किया, कि जी नहीं। मौलिक अधिकार बाध्यकारी होता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक 6 भाग में उल्लिखित हैं, जबकि समान नागरिक संहिता के बाद 36 से लेकर 51 के बीच में 44 में डीपीएसपी में की गई है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। संविधान लागू होने की तारीख से ही देश में समान नागरिक संहिता लागू हुई, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। संविधान लागू होने की तारीख से देश में तो अब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, ठीक है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका कह रहा है, गिवन विल, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दो स्टेटमेंट आपको सबसे पहले पढ़ना है। पढ़ के ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं। पहले ये जानने का प्रयास करना होता है असर्शन रीजन में कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं। ये आपको पता चल गया कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, उसके बाद आप ये जानने की कोशिश करिए कि ये इसका कारण है या नहीं है। और इसको जानने के लिए यहाँ सबसे अच्छा होता है क्योंकि लगा दीजिए।
जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति भारत में राष्ट्रपति में नहीं था, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन और वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कार्यपालिका की शक्तियां सरकार का काम चलाने से संबंधित है, सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित का अर्थ यह है कि सरकार का काम चलाने से संबंधित। बिजनेस वर्ड लिख के या व्यवसाय शब्द लिख के थोड़ा सा आपको भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, तो इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। तो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। अगर आप ये देखेंगे तो आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह ही रहा है भाई कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा। हालांकि अधीनस्थ अधिकारी शब्द में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड है, अगर आप निष्कर्ष के रूप में देखें तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इन शक्तियों का प्रयोग करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। पुनर्विचार के बाद यदि फिर से सलाह दी गई तो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा। राइट, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, कार्यपालिका की शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ठीक है। कार्यपालिका की शक्तियां सरकार का कार्य चलाने से संबंधित हैं, ये भी ठीक लिखा है। लेकिन मेरे भाई, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, क्योंकि कार्यपालिका की शक्तियां सरकार चलाने से संबंधित है। सवाल यह है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसका कारण यह है कि कार्यपालिका की शक्तियां सरकार चलाने से संबंधित हैं और इसलिए राष्ट्रपति में निहित है। ऐसा होगा क्या? तो क्या ये इसका उचित कारण है? अगर ये लिखा होता कि कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं क्योंकि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है, तो चलो ठीक कारण होता। अगर ये लिखा होता है कि राष्ट्रपति देश का हेड है, राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्र प्रमुख है, तब तो चलो चलो व्याख्या हो जाती। यहां लिखा है सरकार का काम चलाने से संबंधित है। सरकार, देखो, राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का ही काम है, ये बात ठीक है। तो क्या यही इसका कारण है? नहीं ना, ये प्रॉपर इसका रीजन नहीं है। तो इसलिए दो के दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है, यानी ये सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी इसकी ये सही व्याख्या नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? कहने का, देखो एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि आप राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों, राष्ट्रपति की पूरी संवैधानिक स्थिति को यदि आप समझना चाहते हैं, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट यदि आप समझना चाहते हैं मेरे भाई, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि राष्ट्रपति की कंप्लीट संवैधानिक स्थिति समझने के लिए आपको दो आर्टिकल पढ़ना होता है। एक तो आर्टिकल आपको पढ़ना होता है आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कह रहा है कि कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और उस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा। क्या? संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा। ठीक है, अब अधीनस्थ अधिकारी शब्द में आएगा मंत्रिपरिषद या नहीं आएगा, सवाल ये उठता है। तो अधीनस्थ अधिकारी शब्द में मंत्रिपरिषद शामिल होगा, 100% शामिल होगा अधीनस्थ अधिकारी शब्द में मंत्रिपरिषद। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है। चलो ये बात ठीक है, फिक्स हो गई। अब इसके बाद आर्टिकल 74 की तरफ आप जाइए, तो आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ अगर आप जाएंगे तो आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट क्लॉज आप पढ़ेंगे जब, तो आर्टिकल 74 का जो पहला क्लॉज है वो कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, और वही मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। वही मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी और राष्ट्रपति उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यह लिख दिया गया कि भाई मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा, लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष वही निकला ना कि एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, बाकी वो बाउंड है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लास नहीं खत्म हुई है। मैं आपको बता दूं कि मेरी 2 क्लासेस चलती हैं, एक शाम को 8 बजे लक्ष्मीकांत सीरीज चल रही है जिसमें मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ पूरी लक्ष्मीकांत की, और सुबह 7 बजे 20 मिनट शो अपलोड होता है। इन दोनों को मिलाकर आपको 60 से 70 मिनट देने हैं। अगर लगातार आप 60-70 मिनट मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मेरा दावा है कि आप ऐसी पॉलिटी सीखेंगे कि आपको भी लगेगा कि क्या सीखी है। लेकिन अगर आप सुनेंगे ध्यान से तभी सीखेंगे, मैं कहीं का तोप नहीं हूँ, सिखा ही डालूंगा।
ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से सीखेंगे, पढ़ेंगे तो जरूर सीख सकते हैं। तो इन दोनों शो को आप शेयर भी करिए और इसमें जुड़े रहिए और पॉलिटिक्स सीखिए। प्री में पॉलिटिक में 90% प्लस एक्यूरेसी है, ये दावा है। अगर आपने इतना कर लिया तो कोई रोक नहीं पाएगा प्री में सारे सवाल सही करने से, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे आ जाते हैं अगले सवाल पर। सार्वजनिक उद्यम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज कमेटी, या इसे आप कमेटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइज कहते हैं। इसका कार्य सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिवेदनों की लेखा की जांच करना है, यानी जो पब्लिक एंटरप्राइज है उसके रिपोर्ट को, सॉरी, उसके जो खर्चे हैं उसको ऑडिट करना है। इसमें कुल थोड़ा टाइपिंग एरर है, ध्यान रखिएगा। जो मैं बोल रहा हूं सुनिए, कि यानी पब्लिक एंटरप्राइज के खातों का ऑडिट करना। इसमें 22 सदस्य होते हैं। पहली बार कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। लोकसभा सदस्य इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, ये लिखा हुआ है। इसमें आपको बताना है कितने सही हैं, कितने। यहाँ ओनली वन का मतलब ये नहीं है कि ये सही है। यहां पर अगर देखो, इधर से भी 3 सही हो जाएगा तो हम कहेंगे 3 सही है, ये दोनों भी सही हो जाएगा तो हम कहेंगे 2 सही है, इधर से भी 2 सही हो जाएगा तब भी हम कहेंगे 2 सही। ये नया तरीका है जो इजाद किया है यूपीएससी ने सवाल पूछने के लिए। पहले क्या होता था, एलिमिनेशन प्रोसेस चलता था। एलिमिनेशन में क्या है कि ये अगर गलत है तो ये आपने काट दिया, ये काटने के बाद जहां जहां ये गलत है यहां नीचे काट दिया आपने, और उससे क्या हो जाता था, आंसर निकल आता था। कि ये एलिमिनेशन सिस्टम से आप आंसर न कर सके, इसलिए नया तरीका इजाद किया गया है। एलिमिनेशन सिस्टम से आप आंसर न कर सकें, इसलिए एक नया तरीका इजाद किया गया है। इस तरीके के थ्रू जो है कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है, या ट्रैप लगाने का प्रयास इसके थ्रू किया जाता है। तो चलिए, खैर इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सीओपी यानी कमेटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइज, कमेटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइज जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक उद्यम समिति, ठीक है, सार्वजनिक उद्यम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। ये क्या है भैया, कमेटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइज? तो ये हमारे भारत देश में एक ऐसी समिति है जिसका गठन कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर हुआ 1964। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश, ठीक है। ये भी सवाल आपके यहाँ पूछा जाता है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, ठीक। इस समिति में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। ये 22 मेंबर कैसे आते हैं, तो 15 लोकसभा से चुन कर आते हैं, वैसे ही जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस सिस्टम से। 7 आते हैं राज्यसभा से, चुन कर आते हैं वैसे ही जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा ये तय करता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर इसके अध्यक्ष को चयनित करता है, उसको अपॉइंट करता है, लेकिन इसी 22 में से ही कोई एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये एक अस्थाई समिति है, यानी स्टैंडिंग कमेटी है। इसका परमानेंट 1 साल का क्या होता है, टेन्योर होता है, इसीलिए हम स्टैंडिंग कमेटी या अस्थाई समिति कह रहे हैं। इसमें मंत्री शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार के खर्चों का ऑडिट करना है, तो ऐसे में मंत्री शामिल कर दोगे तो निष्पक्षता नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, इसलिए इसमें मंत्री शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सार्वजनिक उद्यम के प्रतिवेदनों एवं लेखा की जांच करता है। तो बिल्कुल पब्लिक एंटरप्राइज से संबंधित जो रिपोर्ट संसद ने, सीएजी ऑडिट करता है। जैसे सीएजी ने पब्लिक एंटरप्राइज को ऑडिट किया, ठीक है, उसकी रिपोर्ट पहुंची प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने संसद में रखा, तो संसद में उसको एग्जामिन करने का काम ये करती है, तो सही है। कुल 22 सदस्य होते हैं, सही है। पहली बार कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, सही है। लोकसभा का सदस्य इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता है, ये गलत है, बिल्कुल बन सकता है। तो इसमें केवल 3 सही है। केवल 3 का मतलब केवल ये नहीं है, केवल 3 का मतलब है ये 3 सही है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कम्स अंडर द पार्लियामेंट? कौन सा इसमें संसद की शक्तियां हैं, ये आपको बताना है। कौन सा कार्य है जो संसद के कार्यों के अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक कार्य। तो संवैधानिक कार्य करती है क्या संसद? संसद के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल भाई। अरे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर किसके पास है? संसद के पास है कि नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है ना? बिल्कुल, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, ठीक है। तो एक संवैधानिक कार्य हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। निर्वाचन संबंधी कार्य, तो राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद भाग लेते हैं ना भाई, तो निर्वाचन संबंधी कार्य भी कर रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसद भाग लेते हैं ना। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी भाग लेते हैं, इलेक्टेड वाले।
वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी भाग लेते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों भाग लेते हैं। तो इसके पास क्या निर्वाचन संबंधी भी कार्य है ना, दोनों कार्य है इसके पास। न्यायिक कार्य करती है क्या? अब आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं है, ये फर्स्ट सेकंड लगाओ, ये थर्ड वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न्यायिक कार्य कहाँ से हो जाएगा? वो तो विधायिका है, वो तो कानून बनाने की संस्था है, न्यायिक कार्य कैसे कर सकती है? अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा रही है ना, हाई कोर्ट के जज को हटा रही है ना, महाभियोग के द्वारा प्रेसिडेंट को जब हटाती है तो प्रेसिडेंट को सफाई देने का भी मौका मिलता है ना। महाभियोग को आप क्या कहते हैं? महाभियोग को आप हाफ जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं। महाभियोग को आप अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं, यानी हाफ जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं। क्यों भैया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं? महाभियोग को आप अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसीलिए, जैसे महाभियोग की बात यदि आप करें, मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है, इसको समझिएगा जरा सा, तभी समझ में आएगा। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है तो 14 दिन की पूर्व सूचना देते हैं, सबसे पहला स्टेप। अब 14 डेज की प्रीवियर नोटिस देके कहाँ ले आएंगे प्रस्ताव? या तो लोकसभा में ले आएंगे या तो राज्यसभा में ले आएंगे, है ना, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। अब जहां ले आएंगे 1/4 सदस्यों के समर्थन के साथ ले आना होगा। 1/4 सदस्यों का समर्थन इसलिए चाहिए शुरुआत में, कोई भी मुंह उठा के न पहुंच जाए। अब जहां प्रस्ताव आया है वहां टोटल के 2/3 से पारित हुआ होगा, हो गया पारित। अब नेक्स्ट हाउस जाएगा, नेक्स्ट हाउस कोई भी हो सकता है, चाहे लोकसभा में पहले आएगा तो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में पहले आया है तो लोकसभा जाएगा। नेक्स्ट हाउस जांच करता है। अब यही समझिएगा ध्यान से, यहां अपनी आंखें लगाइए। नेक्स्ट हाउस जांच करता है और जांच के दौरान राष्ट्रपति यदि चाहे तो स्वयं अपनी सफाई दे सकता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति अपनी सफाई दे सकता है। तो यहां पर इस बात को यदि आप देखते हैं तो एक न्यायिक प्रक्रिया नजर आती है, इसीलिए इम्पीचमेंट को हाफ जुडिशियल बॉडी के तौर पर जाना जाता है। सॉरी माफ करना भाई, हाफ जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं, यानी महाभियोग को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अब महाभियोग को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं तो ये कहाँ संपन्न हो रहा है? संसद में संपन्न हो रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये तीनों संसद के क्या है? कार्य है। तीन के तीनों यहां पर आप देख रहे हैं कि ये संसद का कार्य है, यानी पार्लियामेंट का कार्य है, तीन का तीनों। क्लियर है? आई होप आप इन बातों को समझ चुके होंगे। ठीक है, देखो इसमें संसद में हमेशा ध्यान रखना इस बात का, जैसे संसद से संबंधित डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल इस तरह के भी, अब देखो अब ट्रेंड ऐसा है कि इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आप इसी बात की उम्मीद मत रखा करिए कि मैक्सिमम संख्या कितनी है या मतलब कार्यकाल क्या है, इसी से रिलेटेड सवाल। अब इस तरह के सवाल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से संबंधित, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, दल बदल कानून से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे सवालों की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, अब पुराने जो परंपरागत सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रिपीट होते हैं, परंपरागत सवाल भी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ऐसे सवालों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। मेरे भाइयों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मुझे डायरेक्ट मैसेज करने का भी ऑप्शन यहाँ ओपन है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़कर यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक नंबर देखिए नीचे चल रहा है, 9289996923। इस नंबर पर कॉल करिए। कॉल करके आप मेरा नाम यदि बताएंगे तो आपको पूरी काउंसलिंग मिलेगी, नहीं भी बताएंगे तो मिलेगी, बताना आपकी श्रद्धा पर है। पूरी की पूरी काउंसलिंग दी जाएगी, कोर्सेज के बारे में बताया जाएगा, कैसे आप प्रिपेयर करें इसके बारे में बताया जाएगा, यानी पूरी एक सलाह हमारी टीम आपको देती है। लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि हम आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चलाते हैं एक प्रोग्राम जिसका नाम है आरंभ। और इस समय आरंभ का 19वां बैच चल रहा है, 19.0। इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? तो आरंभ में हम आपको प्रोवाइड करते हैं प्री और मेंस की पूरी क्लास है, जो भी लाइव 1100+ घंटे की लाइव क्लास प्रोवाइड करते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम देते हैं आपको। ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम देते हैं, करंट अफेयर की मैगजीन देते हैं, साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप भी देते हैं, जैसे आपको सही दिशा तैयारी के दौरान मिलती रहे। और ये इन फीचर के साथ जब आप बैच खरीदते हैं तो उसको गोल्ड बैच के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि सर प्री से पहले हमारा रिवीजन हो जाए, एनसीईआरटी भी हमको पढ़ने को मिल जाए, ठीक है, रिकॉर्डेड हमको पहले से मिल जाए, जैसे हम तेजी से जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकें, लाइव पे ही डिपेंड न रहें, और मेन से पहले हमारी आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कराई जाए, मतलब किताब और टेस्ट सीरीज को छोड़कर जितना कुछ जरूरत है सब आप दे दीजिए, तो उसके लिए हम चलाते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम में हम आपको देते हैं एनसीईआरटी भी, प्लेटिनम में हम आपके घर भेजते हैं किताबें भी, प्लेटिनम में हम आपको एक प्री का क्रैश कोर्स देते हैं, एक एमसीक्यू का कोर्स देते हैं, मेंस का एक आंसर राइटिंग का भी कोर्स आपको प्लेटिनम में दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा studyIQ.com पर। ठीक है, इसके लिए आप जाइए गूगल पर
और गूगल पर आप लिखिए स्टडी आई क्यू आप गूगल पर लिखेंगे तो यहाँ आप जाएंगे स्टेट पीसीएस, फिर उत्तर प्रदेश पर आरंभ 19 पे आप क्लिक करिएगा और वहाँ पर एक कोड लगाने का ऑप्शन आएगा VL Live। वो कोड यदि आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और इससे आप कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ बी हेल्दी यानी स्वस्थ रहना है। नमस्कार।